ग्रामर पढ़ रहे थे और ग्रामर का जो एक चौथा पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ बची है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं वाक्य। ठीक है, तो वाक्य क्या है? व्याकरण का चौथा स्तंभ है, जो 4 स्तंभ में से एक। पहला था पद, उसके बाद कारक, उसके बाद हमने पढ़ा विकार से उत्पन्न होने वाले तत्व, फिर आता है वाक्य। तो अब हम वाक्य देख रहे हैं। वही व्याकरण का चौथा स्तंभ हो गया। और वाक्य की जो डेफिनेशन है वो है शब्दों का सार्थक समूह जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता है हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। एक बेसिक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन एक प्रसिद्ध भाषाविद है, कामता प्रसाद गुरु। इन्होंने भी एक बताई है कि एक पूर्ण विचार, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक पूर्ण विचार, नोट कर लीजिए, आसक्ति व्यक्त करने वाला, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। ये कामता प्रसाद गुरु के अनुसार वाक्य की परिभाषा है। ठीक है, एक और मैं चीज़ बताता हूँ। वाक्य के कुछ अंग होते हैं या कुछ घटक होते हैं, वो दो होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, हर वाक्य का एक उद्देश्य होता है। और दूसरा विधेय, है ना। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जा रही हो ना। और विधेय क्या हो रहा है? जिसकी सहायता से वर्णन किया जा रहा हो ना, जिसकी सहायता से वर्णन किया जा रहा है या फिर डिस्क्राइब किया जा रहा है, उसे विधेय कहते हैं। ठीक है। और एक और है आचार्य विश्वनाथ। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि इनने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, वाक्य की परिभाषा इसके अनुसार कौन सी है? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या है कि योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त समूह को वाक्य कहते हैं। योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति से युक्त पद, है ना, समूह को वाक्य कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो इस इतना तो ठीक है, अब आगे आते हैं हम। 2 अंग मैंने बता दिया। अब जो सार्थक शर्तें हैं वाक्य के लिए, वो क्या क्या है? एक तो वही हो गई योग्यता, आसक्ति, आकांक्षा, वही सब, है ना। इसमें और कुछ जोड़ लेते हैं हम। एक कर ऐड कर लेते हैं आप, सार्थकता। गलत लिख दिया, सही कर देते हैं, है ना। सार्थकता, सार्थकता के बाद एक आया क्रम, फिर योग्यता। सार्थकता क्या होती है? वाक्य में सार्थक पदों का प्रयोग होना चाहिए, मतलब इररिलेवेंट चीज़ें नहीं होना चाहिए, तो वाक्य बनता है आपका। ठीक है। क्रम मतलब, क्रम से तात्पर्य मतलब पद क्रम निश्चित होना चाहिए। वाक्यों में एक निश्चित क्रम में ही पद होना चाहिए, अन्यथा उसके अभाव में है ना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे नाव में नदी है या नदी में नाव है, दोनों बहुत अलग अलग शब्द हो गए ना। तो वो क्रम है, नाम और नदी का आपने क्रम चेंज कर दिया तो फिर वो वाक्य बदल ही गया पूरा का पूरा। तो क्रम फिक्स होना चाहिए। योग्यता, योग्यता मतलब क्या होता है? वाक्य में भावों का बोध होना होना चाहिए, मतलब जिसके लिए बोला जा रहा है वो मतलब निकलना चाहिए उसका, बोध कराने वाले होने चाहिए वाक्य। उसके बाद आता है आसक्ति। आसक्ति क्या होती है? आसक्ति मतलब कि वाक्यों के शब्द के उच्चारण के मध्य में समीपता होनी चाहिए। अब जैसे मैं कभी कभी बोलता हूँ ना, तो मैं एकदम पॉज ले लेता हूँ बहुत देर तक का, सोचता हूँ कि यार ये बोलना सही होगा कि ये बोलना सही होगा, तो वो मेरे वाक्य ठीक नहीं है। वाक्य ऐसे होते हैं कि जिसके बीच का जो गैप होता है ना वो फिक्स होना चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी जब बोलते थे तो कभी कभी बहुत लंबा रुक जाते थे, है ना। तो वो उसको बोलते हैं आसक्ति या सन्निकट निकटता बोलते हैं ना, तो वो होना चाहिए वाक्य। ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम विवेक है, ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, है ना। मतलब ठीक ठाक होना चाहिए वाक्य, वो तो बोलने वाली चीज़ हो गई। उसके बाद आती है आकांक्षा।
आकांक्षा मतलब क्या है कि जिसके लिए वाक्य बोला हो उससे मतलब निकल के वो उसका काम खत्म होना चाहिए मतलब जिज्ञासा शांत करने वाला होना चाहिए वाक्य। और फिर एक और आता है अन्वय। अन्वय मतलब क्या होता है कि जो व्याकरण की दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक, ये जितना भी अभी हमने पढ़ा है ना उसमें सामंजस्य होना चाहिए, इसको बोलते हैं अन्वय। जैसे नेताजी का लड़का हाथ में बंदूक था, नेताजी का लड़का का हाथ में बंदूक था, या फिर नेताजी के लड़के के हाथ में बंदूक थी, का के, ये जो चीज़ें होती है ना इसको अन्वय बोलते हैं। तो ये हमने वाक्य के बारे में पढ़ा। अब हम वाक्यों का वर्गीकरण देख लेते हैं कि भाई क्या क्या कितने उसमें वर्गीकृत होते हैं वाक्य। उद्देश्य और विधेय तो आपको समझ में आए गए होंगे, है ना। फिर भी एक एग्जांपल से बता देता हूँ मैं। जैसे हाँ, एक है, राम ने आगरा जाने के लिए टिकट लिया। ठीक है, तो राम, ये हो गया उद्देश्य, और ये वर्णन है पूरा अपना, तो ये हो गया आपका विधेय। ठीक है, उद्देश्य मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है, राम के बारे में बात कर रहे हैं क्या, वो बाकी जो भी करा वो सब उसका वर्णन में आ जाएगा। तो हमने उद्देश्य और विधेय पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं वाक्यों का वर्गीकरण। संरचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य होते हैं तीन प्रकार के। पहला होता है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, और फिर होता है मिश्र वाक्य। तो हम बात कर रहे हैं सरल वाक्य की। सरल वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्या होता है कि उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं पर विधेय एक होगा, है ना। जो पहला जो है ना उसका सरल वाक्य, तो एक में यही याद रखो आप कि जो विधेय है वो एक होगा, विधेय एक विधेय होगा, उद्देश्य हो सकते हैं। तो ऐसे वाक्यों को सरल वाक्य कहते हैं। याद करने के हिसाब से डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, डेफिनेशन तो और भी कुछ कुछ हो सकती है, पर सरल के अंदर एक विधेय होगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं इसको बताता हूँ तो कोई एक सरल वाक्य का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, ये से एक सरल वाक्य है क्योंकि इसमें क्या हो रही है, फिक्स है ना। ठीक है, अब मैं एक बताता हूँ कि मोहन का भाई मेरी पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तो इसमें क्या हो गया, मेरी पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है, ये फिक्स है, तो ये भी एक सरल वाक्य हो गया, है ना। अगर कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आ जाते, जैसे राम व श्याम कोचिंग जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ ये दो हो गए पर ये तो एक है ना, तो ये हो गया सरल वाक्य जिसमें क्या होता है, विधेय एक होता है। ये याद रखने की चीज़ थी अपनी, है ना। हमने सरल वाक्य देख लिया। अब हम देख रहे हैं मिश्र वाक्य। ठीक है, नहीं अभी हम देख लेते हैं, मान लो संयुक्त तो वाक्य देख लो आप, मिश्र वाक्य तो बाद में देखना क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर आप देखो संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य अभी हमने वाक्य पढ़े हैं ना, वो समाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय। यहाँ पे ऐसे जो वाक्य जो समाधिकरण वाक्य हो, हम आगे देखेंगे वाक्यों के वर्गीकरण अलग अलग। जो समाधिकरण वाक्य हो या किसी समुच्चय बोधक अवयव की सहायता से जुड़े हो तो उनको संयुक्त वाक्य कहते हैं। न- किससे जोड़ रखा है आपने उसको, अवयव से जोड़ रखा है। कौन कैसे अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, अवयव से जुड़ा होना चाहिए इसके अंदर, है ना। समुच्चय बोधक अवयव जैसे एग्जांपल में बताता हूँ, जैसे किंतु, परंतु, या, और, है ना। ये सब समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। इनसे अगर कोई वाक्य जुड़ा हो तो उसको संयुक्त वाक्य बोलते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं अपन।
सूर्योदय होता है और धूप खिल जाती है। अब इस वाक्य में देखो तो आपको एक मिलेगा समुच्चय बोधक अव्यय मिलता है, इससे वाक्य अलग अलग हो रहे हैं, है ना। तो ये वाला वाक्य होगा आपका संयुक्त वाक्य होगा। अब देखते, मोहन व्हाट्सएप पर मैसेज भेजता है, सेंड करता है, और राधा रीड करती है या सीन करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, और आ गया। मोहन व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता है और राधा पढ़ती, दोनों अलग छोटे छोटे वाक्य, दोनों सरल वाक्य, पर उन दोनों को एक समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ रहा है जिसको और बोलते हैं, है ना। या एक इंग्लिश में लिखते टी और कॉफ़ी, तो ये जो और है ना, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, इन दोनों को के बीच में एक आया है और या जिसको बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये होगा आपका संयुक्त वाक्य। पर ये ध्यान रखना है कि ये जो आप वाक्य बोल रहे हो ना इधर, इन ये व्हाट्सएप पर मैसेज लिखती है, ये करते हैं, इन सभी वाक्यों को एक प्रकार होता है, ये होते हैं समाधिकरण वाक्य बोलते हैं इसको, समाधिकरण वाक्य बोलते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है। ओके, तो ये हम पढ़ रहे थे संयुक्त वाक्य। इसके भी क्या चार प्रकार होते हैं, संयुक्त वाक्य है ना, चार प्रकार होते हैं। कौन कौन से इनके चार प्रकार होते हैं? एक होता है संयोजक, दूसरा होता है विभाजक, तीसरा होता है विकल्प सूचक, और होता है परिणाम सूचक। ये चार प्रकार होते हैं इन वाक्यों के, बस इतना ही ज़्यादा है। उसके बाद हम आते हैं मिश्र वाक्य के ऊपर, जो तीसरा वाक्य होता है, इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? किसी वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो। एक प्रधान हो प्लस एक या एक से अधिक क्या हो, आश्रित उपवाक्य हो, है ना। इसको बोलते हैं मिश्र वाक्य। इसको देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो सोएगा वो पाएगा या खोएगा, खोएगा होना चाहिए, है ना। जो सोएगा वह खोएगा। तो ये जो और वो, ये ना यहाँ जहाँ पे रिपीट हो रहे हैं तो उसको मिश्र वाक्य बोलेंगे। यदि परिश्रम करोगे तो सफल होगे। तो यदि और ये अभी आ गए आपके मिश्र वाक्य में आ जाते हैं, है ना। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, ये देखो उसने कहा कि आज ऑफ है। ठीक है, उसने कहा कि, ये जो की है ये छोटी की होगी। उसने कहा कि आज ऑफ है, तो इसने उसने कहा, उसके बाद क्या कहा, ये हो गया आश्रित उपवाक्य, है ना। तो यहाँ पे आएगा आपका मिश्र वाक्य होगा ये। सभी विद्यार्थी जानते हैं कि छोटी की, एक इसको पकड़ने का सिंपल सा फंडा, आप छोटी की ढूंढो बस। शब्द में अगर आपको छोटी की मिल रही है तो मिश्र वाक्य होगा। जो सोएगा वो खाएगा, यदि, तो, ये, अल्टीन अनलेस वाली जो चीज़ें होती हैं ना, वो सब आती है आपकी मिश्र वाक्य के अंदर आती है ना। तो अब एक इसमें एक नई चीज़ समझ आई निकल के यार, ये क्या बोल रहे हैं इसको अपन, आश्रित, ये नई चीज़ आई है, उपवाक्य आई है ना। अब हम देखते हैं उपवाक्य क्या होता है। उपवाक्य जो वाक्य के ऊपर डिपेंड करते हैं उसको उपवाक्य बोलते हैं। ये होते तीन, कौन कौन से? संज्ञा आश्रित, फिर होता है विशेषण, और फिर आएगा आपका क्रिया विशेषण, है ना। अब विकारी अविकारी हमने पढ़ा है ना, कौन सा विकारी कौन सा अविकारी बताना आप। संज्ञा आश्रित होगा, उसमें आएगा
की, है ना, यहाँ पिक्चर समझ में मजा आएंगे। विशेषण आश्रित होगा, उसके अंदर आएगा जिस दिन जो, जिस जो, और क्रिया विशेषण वाले जो है ना, यहाँ पे आएगा जैसे, जब, जितना, ये सब चीज़ें। ये उपवाक्य पहचानने का तरीका है भाई, इसमें कौन सा उपवाक्य संज्ञा आश्रित होगा तो किया आएगा मिश्र वाक्य के अंदर। मिश्र वाक्य, भाई गलत में मत लगा देना, मिश्र वाक्य पढ़ रहे हैं अपन, उसके अंदर जो मिश्र वाक्य में जो आश्रित उपवाक्य होता है वो 3 प्रकार का होता है, संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण आश्रित। तो संज्ञा विशेषण वाले में की आता है, विशेषण में आता है जिस जो, जिस दिन, ऐसा आता है, और क्रिया विशेषण में आता है जैसे, जब, जितना, ऐसा। इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा, तो मैं उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा बाद में। अभी तो बस एक ग्रामेटिकल ओवरव्यू देख रहे हैं अपन। और इसके और वर्गीकरण देख लेते हैं हम कि वाक्य के और कौन कौन से वर्गीकरण होते हैं। ये तो हमने देख ही लिया, मिश्र वाक्य ने, ये वाक्य ने, वो वाक्य, है ना। अन्य वर्गीकरण, एक स्वतंत्र वाक्य और लघु वाक्य। जो वाक्य अन्य वाक्यों के बिना अपना अर्थ पूरा करते हैं ना उसको स्वतंत्र वाक्य बोलते हैं। जैसे, राम तुम कहाँ कहाँ के रहने वाले हो, है ना, स्वतंत्र वाक्य बता रहा हूँ मैं। राम से पूछा तुम कहाँ के रहने वाले हो, वेयर डू यू लिव, तो राम ने आंसर देता है कि भाई मैं रहने वाला हूँ अयोध्या का, अयोध्या का राजा हूँ मैं, खत्म बात। तो ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। नहीं नहीं सॉरी, ये हो गया आपका लघु वाक्य, ये लघु वाक्य हो गया, अयोध्या, अयोध्या लघु वाक्य हो गया। और स्वतंत्र वाक्य कौन से वाक्य है, ऐसे वाक्य जो अपने आप में स्वतंत्र है। तो अभी हमने जो पढ़े ना तीनों वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्र, ये सब स्वतंत्र वाक्य में आते हैं। पर ये जो अयोध्या है ये लघु वाक्य होता है। फिर अभिव्यक्ति की शैली से, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि भाई अपने को देखना है, अभिव्यक्ति की शैली से वाक्यों का वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें एक्सप्रेस करने के हिसाब से 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। पहला होता है विधेय, इसको यहाँ लिखो यार अच्छे से बड़े में, हाँ, विधेय। फिर आता है निषेधात्मक, नेगेटिव, है ना, निषेधात्मक वाक्य। फिर होता है क्वेश्चन मार्क, जिसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। उसके बाद आता है संदेहवाचक, संदेहवाचक के बाद आता है इच्छावाचक, इच्छावाचक के बाद आता है विधिवाचक, जो फिक्स है भाई। विधिवाचक के बाद आता है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक के बाद आता है संकेतवाचक। ठीक है, ये 8 प्रकार के हो गए। अब इसको समझने के लिए बिना एग्जाम्पल के क्या कभी कभी मज़ा नहीं आता समझने में, तो इन एग्जाम्पल से देखते हैं अपन इसको। विधिवाचक को देखते हैं सबसे पहले। विधिवाचक में क्या हो रहा है कि क्रिया हो रही है, हो चुकी होती है, क्रिया हो रही है, कंटिन्यू है, या फिर हो चुकी है। ठीक है, विधिवाचक ये वाक्य होगा। विस्मयवाचक, इसके अंदर आपको हर्ष या फिर शोक या फिर घृणा ऐसी चीज़ की फीलिंग आएगी। उसके बाद आते हैं अपन इच्छावाचक पे। इच्छावाचक के अंदर आपकी इच्छा, कामना, आशीर्वाद, ये सब चीज़ पता पड़ेगी, मेरी इच्छा है ये, काश ऐसा हो जाए। संदेहवाचक, संदेहवाचक में शायद आ जाएगा आपका, शायद हो जाएगा, या शंका की भावना रहेगी, शंका, शंक का जिसका कोई अंत नहीं होता, शंका। प्रश्नवाचक तो भाई वही है, संबंध क्वेश्चन मार्क वाली चीज़ आ जाती है इसके अंदर, है ना, प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद में विधेयवाचक है, जिसको एक आज्ञावाचक भी होगा इसके अंदर। और कौन सा बच रहा है, निषेधात्मक, जिसके अंदर नेगेटिविटी पता पड़ेगी, भाई नेगेटिव चीज़ हो रही है ना। ये वाक्यों के प्रकार है। अब वाक्य पद के जो नियम थे वो देख लेते हैं कि कुछ नियम थे, हिंदी और इंग्लिश में कुछ नियम चलते हैं वाक्यों के। हिंदी में क्या नियम चलता है, हिंदी में चलता है SOV। SOV मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ये आता है। और समझे तो कर्ता
कर्म और फिर क्रिया। एक नंबर याद करा था अपन ने 8, फिर क्या आएगा 1, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, है ना, ये नियम जो कारकों का जो नियम था वही ऑर्डर फॉलो करता है। संस्कृत संस्कृत के अंदर आता है कर्ता, क्रम और क्रिया। सेम यही फॉलो करता है हिंदी और संस्कृत भी, कर्ता, क्रम, क्रिया। इंग्लिश के अंदर आता है कर्ता, सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ये होता है। ये वाक्य के नियम है हिंदी इंग्लिश सब में। ओके, अब ये हमने पढ़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य हमें पढ़ ही लिए हैं, 3 होते हैं। और ये अर्थ के आधार पर भी विधिवाचक, ये सब 8 हमने ये भी देख लिए है। अब आते हैं अपन वाक्यों की अशुद्धियों पे, कि अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य क्या होते हैं, है ना। तो वाक्य की अशुद्धियाँ कितने 5 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। दूसरी प्रकार की जो अशुद्धि होती है वो होती शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ, शब्द निर्माण संबंधी अशुद्धियाँ। तीसरी जो अशुद्धियाँ होती है वो होती शब्द चयन की अशुद्धियाँ। और चौथी जो अशुद्धि होती है वो होती अनावश्यक शब्द, अनावश्यक शब्द अगर ऐड हो जाए वो। और पांचवी जो अशुद्धि होती है वो थी व्याकरण। क्वेश्चन ऐसी आते हैं कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताओ। तो बस 5 चीज़ें हैं, उस पर ध्यान देना है, तो ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा वैसे तो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अब अच्छा लिखना पड़ेगा इसके अंदर यार, है ना, तो ही मज़ा आएगा। जैसे संतोष हमारे सर का नाम था। संतोष का फल मीठा होता है। राइटिंग छोड़ो, इधर ध्यान दो। संतोष का फल मीठा होता है। अब मैंने ये संतोष लिखा है, ये तो सही है, पर अगर इसकी जगह ये लिख दूं मैं, संतोष, संतोष का फल मीठा होता है, तो ये एक अशुद्धि है। क्या अशुद्धि लिखा मैंने, शब्द गलत लिख दिया, वर्तनी मात्रा गलत लगा दी, इसको वो वर्तनी अशुद्धि बोलेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये वर्तनी अशुद्धि होती है। ऐसे अलग अलग अशुद्धि आती रहती है, वो प्रैक्टिस में समझ में आएगा। तो कुल मिला के हमने वाक्य की अशुद्धियाँ देखी कि भाई 5 अशुद्धियाँ होती वाक्य के अंदर। अब से पढ़ेंगे हिंदी भाषा को, कि हिंदी भाषा में अपभ्रंश और ये सब प्राकृत व्राकृत ये सब चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में।